वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। दोस्तों, ये कहानी हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 2 की है। इस स्टोरी में टोटल 6 करेक्टर है। गॉर्डन कुक जो कि 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है, उसकी पत्नी मैरी, इसका 6 साल का बेटा जोनाथन और 7 साल की बेटी सुजेन। इसके अलावा 2 नाविक भी है जिनका नाम है लैरी वीजल जो कि अमेरिका से हैं और हर्ब सिगलर जो कि स्वीडन से हैं। मैं आपको यह कहानी गॉर्डन कुक बनकर यानी कि नैरेटर बनकर सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी बहुत ही जबरदस्त है और आपको इस कहानी को सुनने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो फिर चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये समय था 1796। मैं और मेरी पत्नी मैरी और मेरा 6 साल का बेटा जोनाथन और 7 साल की बेटी सुजेन, हम लोग एक समुद्री यात्रा में निकल गए। इस समुद्री यात्रा का मकसद था 200 साल पहले जेम्स कुक के द्वारा किया गया वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड को डुप्लीकेट करना। इसके लिए हमने एक बोट भी बनाया जिसका नाम था वेव वॉकर। ये 23 मीटर लंबा था और इसका वजन 30 टन थी। ये पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ एक सुंदर सा जहाज थी। मैं और मेरी पत्नी पिछले 16 सालों से अपना अधिकतर खाली समय समुद्र में रहने की कला और समुद्र में तूफान को सामना करने की कला को सीखने में बिताए। इस यात्रा में हमें टोटल 3 साल लगने वाले थे और इसके लिए हमें करीबन 1,05,000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी थी। तो पहली यात्रा हमने इंग्लैंड के प्लायमेट टाउन से शुरू किया और अफ्रीका का केप टाउन तक पहुंच गए। हमने इस यात्रा में काफी ज्यादा एंजॉय किया। अब हमें अफ्रीका का केप टाउन से ऑस्ट्रेलिया की ओर जाना था, जिसके लिए हमें हिंद महासागर को पार करनी थी। और हिंद महासागर दुनिया का बहुत ही खतरनाक महासागर है क्योंकि यहाँ पे तूफान बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमने इन तूफानों से लड़ने के लिए 2 नाविकों को हायर किया जिनका नाम था लैरी वीजल और हर्ब सैगलर। अब हम अफ्रीका का केप टाउन से निकल गए। हमारा दक्षिणी हिंद महासागर में बस 2 ही दिन बीते थे, लेकिन हमने तूफानों का सामना करना शुरू कर दिया। कुछ सप्ताह तक लगातार छोटा छोटा तूफान से हमारा सामना लगातार होते रहा, पर यह तूफान इतना भी ज्यादा मुझे परेशान नहीं कर रही थी। लेकिन इन तूफानों के कारण समुद्र की लहर की ऊंचाई लगभग 15 मीटर तक पहुंच गई थी, जो हमारे जहाज का मेन मास्ट के बराबर थी। हम 15 दिसंबर तक लगभग अफ्रीका के केप टाउन से 3,500 किलोमीटर आगे निकल चुके थे। मौसम खराब होने के बावजूद भी हमने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया और एंजॉय किया। मैंने अनुमान लगाया नया साल आते आते यह मौसम बदल जाएगा, और हाँ, यह मौसम बदल भी गया, लेकिन पहले से और भी ज्यादा खराब हो गई। अब समय था 2 जनवरी। समुद्र की लहर काफी बड़ी हो चुकी थी। हमने जहाज के एक एक सामानों को अच्छी तरह से बांध दिए ताकि तूफान में यह सब सामान बह ना जाए, और हमने लाइफ जैकेट को पहन लिया। फिर अचानक से मौसम में बदलाव होता है। यह 6 बजे के समय थी। तेज हवाओं का चलना एकदम से रुक जाता है। मौसम एकदम शांत हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। फिर मैं देखता हूँ आसमान पूरी तरह से काले बादलों से ढक चुका है और तेजी से यह बादल हमारे जहाज की ओर पीछे से आने लगी। हम अपनी बोट को 8 मील की गति से चला रहे थे। जब ये बादल हमारे करीब आई तो हम यह देखकर चौंक गए, क्योंकि यह बादल बादल नहीं था, यह समुद्र की सीधी लहर थी। इतनी ऊंचा जितने की आज तक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। लगभग हमारे जहाज के मेन मास्ट का डबल। यह लहर सीधे हमारे जहाज को पीछे से आकर के टक्कर मारता है और इस टक्कर से हमारा पूरा जहाज हिल जाता है। टक्कर इतना जोरदार था कि मेरा सर व्हील से टकराता है और मेरे दांत टूट जाते हैं और मेरा पूरा मुंह खून से भर जाती है। इससे पहले कि मैं संभल पाता, तभी एक दूसरी लहर पीछे से आकर के टकराती है और इस लहर के टकराव से मैं उछल जाता हूँ और सीधे समुद्र में जाकर के गिर जाता हूँ। अब मैं समुद्र के भयानक लहरों के बीच में था। मुझे चक्कर आ रही थी क्योंकि मैं काफी ज्यादा चोटिल था। मैं समझ चुका था अब मेरा बचना लगभग नामुमकिन है और मैं अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। तभी मैं देखता हूँ हमारा जहाज एक तरफ पूरी तरह से झुक गया है। अब हमारा जहाज भी कुछ ही पलों में डूबने वाली थी और उसके साथ साथ मेरा सारा परिवार भी डूबने वाला था, और मैं अपने परिवार को डूबता हुआ देखकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं भी डूब ही रहा था। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। एक विपरीत दिशा से एक तेज धारा आती है और हमारे जहाज से टकराती है और हमारे झुकी हुई जहाज को सीधे खड़ा कर देती है। इसे देखकर मेरे अंदर अपने परिवार को बचाने का एक उम्मीद जगता है और मैं अपने आप को संभालता हूँ और समुद्री तूफानों से लड़ता हुआ किसी तरह से जहाज के पिछले हिस्से को आकर के पकड़ लेता हूँ
और सीढ़ी के सहारे जैसे तैसे मैं जहाज के ऊपर चढ़ जाता हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक और लहर टकराती है और मैं जहाज के डेक के ऊपर गिर जाता हूँ। जहाज के स्टीयरिंग को अभी कोई भी नहीं संभाल रहा था, जिसके कारण जहाज लगातार तूफानों के कारण डगमगा रही थी और मैं भी इधर उधर लुढ़क रहा था, जिसके कारण मेरी छाती की एक हड्डी टूट जाती है। मैं काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी किसी तरह से अपने आप को घसीटते हुए जहाज के स्टीयरिंग तक ले गया और मैं जहाज को संभालने का प्रयास करता हूँ। जहाज का निचले हिस्से में काफी पानी भर चुकी थी और हमें बचने के लिए सबसे पहले पानी को खाली करना था, लेकिन मैं स्टीयरिंग को छोड़ करके नहीं जा सकता था। और मेरी पत्नी बाहर आती है और मेरी पत्नी कहती है हम डूब रहे हैं, पर उसे क्या पता था हम तो डूब करके वापस आए हैं। खैर, मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ तुम ऐसा करो, स्टीयरिंग को संभालो, मुझे तुरंत ही जहाज के निचले हिस्से पर जाना है, वहां पे पानी भर चुकी है, हमें उसे जल्द ही खाली करना पड़ेगा। और मैं बच्चों को देखने के लिए उनके कैबिन में चला जाता हूँ। बच्चे एक छज्जे जैसी छोटी सी हिस्से में बैठे हुए थे। मैंने अपने बच्चों से पूछा क्या तुम ठीक हो? वो मुझसे कहे हाँ हम बिल्कुल ही ठीक हैं। लेकिन मेरी बेटी सुजेन, जिसके सर पर एक गहरी चोट थी, वह मुझसे कहती है बस पापा, मुझे छोटी सी चोट लगी है। लेकिन यह चोट छोटी नहीं थी, उसकी आंखें पूरी तरह से ढक चुकी थी। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उस चोट को दवा लगा पाऊं, क्योंकि लगातार पानी भरने से हमारी जहाज पानी में धीरे धीरे डूबती जा रही थी और हमें इस पानी को जल्द से जल्द खाली करना था। इसके बाद में उन दो नाविकों के पास जाता हूँ जिसे हमने हायर किया था। मैं देखता हूँ वो पागलों की तरह जहाज के पानी को बाल्टी से उठा करके फेंक रहे थे, क्योंकि जहाज में लगा हुआ पंप शॉर्ट सर्किट के कारण और गंदगी के कारण काम करना बंद कर चुका था। तभी मुझे याद आता है चार्ट रूम में अभी भी एक अतिरिक्त पंप है। फिर मैं दौड़ता हुआ चार्ट रूम जाता हूँ और उस अतिरिक्त पंप को बाहर के पाइप से कनेक्ट करता हूँ। फिर मैं जब उसे स्टार्ट करता हूँ, भगवान भरोसे वो स्टार्ट हो जाता है। पानी का स्तर खतरनाक तरीके से हमारे नाव में बढ़ती जा रही थी। लगातार कुछ घंटे तक पंप चलने से पानी का स्तर थोड़ा जहाज से कम हो जाता है। इसके बाद मैं चार्ट रूम जाता हूँ और रेडियो सिग्नल भेजने का प्रयास करता हूँ, लेकिन हमारा सारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुकी थी। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था टूटे हुए जहाज के पार्ट्स को रिपेयर करना। फिर मैं ऊपर जाता हूँ और वाटरप्रूफ कपड़े और हथौड़े को लेकर के आ जाता हूँ और वो सारी लकड़ी के टिम्बर जो जहाज में टूट करके लटक रहे थे, हम उसे जोड़कर उसके ऊपर वाटरप्रूफ कपड़े को लगा करके रिपेयरिंग करने का प्रयास करता हूँ। इसमें हमारे काफी समय चले जाते हैं, लेकिन अब हम मैक्सिमम टूटे हुए पार्ट्स को रिपेयर कर चुके थे। पानी अभी भी जहाज के अंदर आ रही थी, लेकिन ये ज्यादा खौफनाक नहीं था। हमारा जहाज का पिछला हिस्सा और दाहिना हिस्सा काफी ज्यादा टूट चुका था और यह जहाज अगले तूफान को सामना करने लायक नहीं था। मतलब अगर इस तरह का भयंकर तूफान दूसरी बार आता तो हम इस बार पक्का है कि डूब ही जाते। अब तूफान थोड़ा शांत हो चुका था और ये 3 जनवरी का समय था। लगातार 24 घंटे पंप चलने से पानी का स्तर अब हमारे जहाज में काफी कम हो चुकी थी। हमारे सारे खाने का पॉकेट गंदे पानी में तैर रहे थे। हमारा जहाज काफी ज्यादा टूट चुकी थी और हम इस जहाज के सहारे ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच सकते थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले एक छोटे से आइलैंड पर जाएंगे जिसका नाम था आइल एम्स्टर्डम। इस आइलैंड में फ्रेंच साइंटिस्ट का एक रिसर्च सेंटर था, लेकिन इस विशाल 1,50,000 किलोमीटर एरिया वाले सागर में 65 किलोमीटर एरिया वाले द्वीप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन सा था, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे कि हम दिशा को निर्धारित कर सके, क्योंकि हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट पानी से खराब हो चुकी थी। फिर 5 जनवरी के दिन अचानक मौसम में बदलाव होने लगती है। मौसम फिर से बिगड़ने लगता है, काले बादल छाने लगते हैं और हवा 40 मील की स्पीड से बहने लगती है। मैं काफी ज्यादा निराश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार मेरे साथ थे। मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए जाता हूँ। मेरा बेटा जोनाथन मुझसे पूछता है पापा क्या हम मरने वाले हैं? तो मैं उसे विश्वास दिलाने का प्रयास करता हूँ कि हम इसे बच जाएंगे, लेकिन मेरा बेटा हिम्मत दिखाते हुए कहता है पापा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मतलब पापा हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ हो, आप, मैं, मम्मी और मेरी बहन। उसके इस हिम्मत से भरे हुए शब्दों ने मेरे अंदर गजब की ऊर्जा डाल दी। एक छोटा सा बच्चा जब इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो हम इस तूफान से क्यों नहीं लड़ सकते? फिर मैंने ठान लिया जो भी हो हम इस तूफान से लड़कर जिंदा बचेंगे। अब मैं ऊपर चला जाता हूँ। जहाज का दाहिना हिस्सा काफी ज्यादा टूट चुका था,
तो हमें 22 लीटर वाली मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल को जहाज के दाहिने हिस्से पर रस्सी से बांध दिए ताकि पानी इससे टकराकर वापस चले जाए। मैं जहाज के ऊपरी हिस्से पर खड़ा होकर हवा को स्टडी करता हूँ और लहरों को स्टडी करता हूँ ताकि मैं उस आइलैंड का सही अनुमान लगा सकूं। अभी लगभग 2 बज रहे थे। मैं लैरी वीजल के पास जाता हूँ क्योंकि जहाज को वही चला रहा था। मैं उससे कहता हूँ, तुम ऐसा करो, जहाज को 180 डिग्री पर मोड़ दो। अगर मेरा अनुमान ठीक ठाक रहा तो हम शाम के 5 बजे तक आइलैंड पहुंच जाएंगे। अब मैं काफी थक चुका था। मैं और मेरी पत्नी अपने कैबिन में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ मेरी बेटी मेरे पास आती है। वह हमें एक गिफ्ट देती है। एक्चुअली में यह एक ड्राइंग था जो उसने बनाया था। उस चित्र में 2 लोगों की फोटो थी, मेरी और मेरी पत्नी की, और इसमें लिखा था द मोस्ट ब्यूटीफुल पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मेरी बेटी इस मैसेज के जरिए यह कहना चाहती थी कि पापा, हम आपसे नाराज नहीं है। इस मुश्किल की घड़ी में अपने बच्चों की यह हिम्मत को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान था। सुजैन का चोट काफी गंभीर था। आंख उसकी पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और स्वेलिंग के कारण पूरी तरह से आंख ढक चुकी थी। अब हमें नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं। फिर जब दोबारा हमारी आंखें खुलती है, शाम के 6 बज चुके थे। हमें आशा थी कि हम 5 बजे तक आइलैंड पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तो 6 बज चुके थे। मेरा अनुमान गलत निकला। मतलब अब हम आइलैंड को मिस कर चुके हैं और अब अगर कोई तूफान आएगी तो हम शायद इस तूफान में नहीं बचेंगे। तभी मेरा बेटा जोनाथन और मेरी बेटी सुजैन आती है। मेरा बेटा मुझसे कहता है, पापा क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? मैंने पूछा, क्यों बेटे? तो मेरा बेटा कहता है, क्योंकि पापा आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो और शायद सबसे अच्छे कैप्टन भी। लेकिन मैं कहता हूँ, नहीं बेटा, आज नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम तूफान में तुम्हें नहीं बचा पाएंगे क्योंकि हमने आइलैंड को मिस कर दिया है। लेकिन मेरी बेटी मुझसे कहती है, नहीं पापा, आप एक बहुत अच्छे कैप्टन हो क्योंकि आपने आइलैंड को ढूंढ निकाला है। मैं यह सुनकर हैरान हो जाता हूँ, क्या सच में? मेरी बेटी कहती है, हाँ पापा, आप सच में आइलैंड को ढूंढ निकाले हैं। वो हमारे बिल्कुल सामने है। मैं दौड़ते हुए ऊपर जाता हूँ। सच बताओ, आज मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैंने यह काम को कर दिया है। मैंने उस आइलैंड को ढूंढ निकाला था जिसको ढूंढना बिल्कुल ही नामुमकिन थी। यह आइलैंड बिल्कुल मेरी आंखों के सामने थी। वैसे तो वो आइलैंड वोल्केनिक रॉक की तरह थी जिसमें कुछ हरे भरे पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन यह आइलैंड मेरे लिए इस दुनिया का सबसे अच्छी आइलैंड थी। हम किनारे तक पहुंच जाते हैं। आइलैंड में करीबन 28 लोग थे। इतने दिनों के बाद अब हम जमीन पर खड़ा थे। भयंकर तूफान को सामना करके हम मौत के मुंह से बच निकले थे। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बच्चों का ही था, जिसने इस मुश्किल की घड़ी में हमारा हिम्मत बनाए रखा और हमें बच निकलने के लिए प्रेरित करते रहे। मेरी पत्नी और हमारे 2 नाविक, इन्होंने भी इस मुश्किल की घड़ी में इस समुद्र के तूफान से लड़ने में हमारी मदद की। सुजैन के सर पर गहरी चोट थी। उसकी ऑपरेशन किए गए और ब्लड क्लॉट को निकाला गया। इसके लिए ऑपरेशन में 6 टाके लगाए गए। यह थी मेरी कहानी और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मेरे चैनल पर क्लास 11 की सारी स्टोरी का वीडियो एनिमेशन में देख पाओगे।